वसिष्ठो अत्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरः लोमसपालिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु सौनको अष्टादशश्चेति ज्योतिशास्त्र प्रवर्तकाः ज्योतिशास्त्र प्रवर्तकाः वेदायज्ञामवे प्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधानशास्त्रम् यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम् यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्। ओम। आप सभी माननीय विद्वानों को इस ज्योतिष की गोष्ठी में सहभाग कर रहे सभी महानुभाव, आप सबको नमस्ते, आप सबका अभिवादन। और शुरू करता हूं आज की कक्षा का मेरा वाचन। आपको जैसे कि विदित है कि पिछली कक्षा में भी हमने ये जो विषय आज का है, पंचांग जो वर्तमान में चल रहे हैं उनमें अशुद्धियां हैं, सैद्धांतिक गणितीय त्रुटियां हैं, और वो ऐसे के ऐसे ही चल रही हैं। और न तो वो हमारा त्योहारों के लिए सम्यक मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, और ना ही हम अपने दैनिक यज्ञ आदि जो हमारा प्रारंभिक दैनिकी शुरू करने का कर्तव्य है, उसमें जो संकल्प वाचन होता है वो संकल्प वाचन तक हम सही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आप सबको इस पर उतना ही गंभीर होना होगा और जानना होगा कि गलतियां क्या हैं, और फिर उनके सुधार से फिर शुद्धियों पूर्वक लिया गया पंचांग क्या है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात कही है कि पंचांग के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो मानक है वो है वेद की आज्ञा। क्या कुछ हमको वेद मार्गदर्शन दे रहा है, और वेद का मार्गदर्शन हम सब के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार भी वेद का वह प्रथम मार्गदर्शक मंत्र सुनाया था, आज भी मैं उसे पढ़ूंगा। समानां मासां ऋतुविष्टवा वयं संवत्सरस्य पैशापि परमे। ये अथर्ववेद के पहले कांड का अंतिम मंत्र है। इंद्राग्नि विश्वे देवास्ते अनुमन्यताम परणीयमाना। वेद का यह मंत्र
पंचांग विषय का उद्घाटन मंत्र है। और इस मंत्र में ये बात स्पष्ट की गई है कि हमको एक ऋतुओं के और मासों के समन्वय पूर्वक पंचांगों को लेना है। तो क्या हम आज नहीं ले रहे हैं, या क्या जो वर्तमान पंचांग हमारे पास उपलब्ध हैं, क्या वो ऋतुओं और मासों के समन्वय को नहीं दर्शा रहे हैं? जी हाँ, यही वो प्रथम बात है कि जो आज के पंचांग हैं ये हमें ऋतुओं से हमारे महीनों को विचलित करके लेने को कह रहे हैं का तात्पर्य जब वो दिखाई उन्हीं महीनों को दिखा रहे हैं, विचलन को दिखा रहे हैं, और हम अगर उन पंचांगों का उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक बात है ये कहना ही हुआ। हमने आपसे ये भी स्पष्टीकरण रखा था कि हमारे जो वैदिक मार्गदर्शन के अंतर्गत सिद्धांतकारों ने जो ज्योतिष विकसित किया है उसकी गणितीय व्यवस्थाएं हमें दी हैं। वे लोग पंचांगों की शुद्धियों और अशुद्धियों के बारे में बहुत गंभीर और बड़े शुद्ध रूप से जागृत थे। इस संदर्भ में बहुत से प्रमाण दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को आचार्य वेंकटेश केतकर जी का उदाहरण दिया था, और उसमें वो कहते हैं अग्रे यदा दृग्गणितांतरम स्यात् शनैश्चोपि चित्तम तदा वै तत्कारणानि ग्रंथान् पठिष्ठाः परिशोधयेयुः। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आगे चल करके तथ्यों की दृग्गणित स्थितियों में अगर अंतर आपको दिखे, अब आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि अंतर देख भी रहे हैं और शुद्ध नहीं कर रहे हैं। निश्चित ही भूतकाल में हमारे कुछ बहुत ही आदरणीय विद्वान जिनका मैं बड़ी श्रद्धा से स्मरण कर रहा हूं, वो इस बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ कहे हैं, किंतु उनकी उन बातों के ऊपर कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सका कि पंचांगों का सही गणित हमारी पंचांग अनुकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाए। वेंकटेश केतकर कह रहे हैं कि आगे चल करके आपको अगर दीर्घगणित का विषय भी आपको हमने स्पष्ट किया था, लेकिन जैसा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इन विषयों को थोड़ा आपको पुनर्स्मरण करा रहा हूं, और शीघ्र ही हमारा कुछ त्वरित क्रम से विषय आगे बढ़ता रहेगा। दीर्घगणित कहते हैं कि कोई भी तथ्य हम जहां कह रहे हैं वो वहां है भी या नहीं। अगर हम आज कह रहे हैं कि अमुक दिन पे हम कह रहे हैं कि संक्रांति है, तो वो संक्रांति के बिंदु पर हमें सूर्य दिखना भी चाहिए। नहीं दिख रहा है तो ये दृग्गणित का यथा स्थिति तथा दृग वो हमें विचलन दिखा रहा है, तो हमें उस गणित को शुद्ध करना चाहिए ताकि स्थिति सही हो। आज हम अपने ऋतुओं से 24 दिन हट चुके। प्रिय महानुभाव, ये स्थिति ऐसी है कि हर 71 वर्ष के लगभग आपका एक दिन का अंतर बढ़ जाता है ऋतुओं से महीनों का। ये हमारे को वर्तमान पंचांगों की जो गणित है या वर्तमान पंचांगों का जो प्रचलन है उसने इस खामी को बनाए हुए है। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मकर संक्रांति को हुआ था, और कब हुआ था? 12 जनवरी को। बहुत से लोगों को इस तरह का भ्रम है कि
जी ये संक्रांति, मकर संक्रांति तो हम जब से देख रहे हैं तब से यही हो रही है, इसमें कोई अंतर ही नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। इस पर मैं बहुत अधिक नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आपका जो ये आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है, आज का शीर्षक क्या है? शीर्षक है कि हमारे वर्तमान पंचांगों में क्या कमियां हैं। क्योंकि जब तक आप उन कमियों को नहीं समझेंगे तब तक आपकी अंतर प्रेरणा आपको इस बात के लिए नहीं झकझोरेगी कि तू गलत पंचांगों पर चल क्यों रहा है। आपको ऐसी झकझोर नहीं मिलेगी आपकी अंतरात्मा से। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप पंचांगों की इस स्थिति को समझें। तो पंचांगों की जो सबसे पहली पंचांगों की जो ये स्थिति है, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जानी चाहिए और आपको जो शुद्ध पंचांग गणित करके दे दिया है, वैदिक पंचांग, उस पर आपको आना चाहिए। वैदिक पंचांग का तात्पर्य ही यही है कि वो वेद के मार्गदर्शन के अंतर्गत। तो आइए, सबसे पहला बिंदु है कि पंचांगों में क्या है, पहली त्रुटि क्या है। तो पहली त्रुटि है सूर्य की जो संक्रांतियां हैं, सौर संक्रांतियां, ये अशुद्ध ली जा रही हैं। जिस दिन आपको कहा जाता है कि संक्रांति है, उस दिन संक्रांति नहीं होती है। आप देखिए कितनी बड़ी जिज्ञासा, कितनी बड़ी धर्म चेष्टा, कितनी बड़ी आस्था से आप संक्रांतियों का अनुपालन करके विविध धर्मानुष्ठान करते हैं। करना चाहिए, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन सवाल तो यह है कि जिसको मान करके मैं चल रहा हूं वो उस दिन हो भी तो संक्रांतियों के बारे में मैंने बड़े विस्तृत तरीके से आपको पिछली बार समझाया था। अब की बार बहुत ही संक्षिप्त में इस बिंदु को पूरा कर रहा हूं। हमने आपको बताया कि हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार, या जो मानक गणित है, सैद्धांतिक गणित है, ये वैदिक पंचांग है। और इसके अनुसार जो कन्या संक्रांति है, जो कन्या संक्रांति है, ये आप देख रहे हैं कि ये आई है 22 अगस्त को। कन्या संक्रांति यानी आश्विन का महीना, ये 22 अगस्त को आई है। और संक्रांति का संबंध जो है वो क्रांति से होता है। वो चंद शब्दों में मैं आपको एक बात दोहरा देता हूं कि क्रांति क्या है। मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा का जो विस्तार है, भूमध्य रेखा माने शून्य अक्षांश, निरक्ष नहीं अक्ष, जिसमें अक्षांश नहीं है, शून्य अक्षांश की बिंदुओं को आप आगे, रेखाओं को आगे विस्तार दें अगर आसमान में, तो जो एक काल्पनिक रेखा बन रही है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो सूर्य की स्थिति है, जैसे सूर्योदय के समय पर आपने सूर्य देखा तो वो क्रांति वृत्त पर आपको पृथ्वी के सापेक्ष दिख रहा था। आज विशेष कक्षा लंबा चलेगा। और फिर धीरे 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 वो सूर्य बढ़ता रहा। अगर इस रेखा को, ये मैंने पिछली बार आपको स्पष्ट किया था, इस रेखा को विस्तार पूर्वक आप संज्ञान में लें और उसका पूर्ण वृत्त बनाएं, तो वो रेखा जो वृत्त बना रही है वो क्रांति वृत्त होता है। तो ये जो क्रांति वृत्त है और जो विषुवत वृत्त है, इनके बीच में एक कोण बनता है। इस कोण का नाम है क्रांति। और ये क्रांति का जो कोण है, ये सूर्य की स्थितियों के सापेक्ष गणितीय रूप से प्रामाणिक है। इसी बिंदु पर मैंने आपको बताया था कि कन्या संक्रांति जो 22 अगस्त को हो रही है, उस दिन क्रांति जो है 11 अंश 40 कला और 54 विकला थी। लेकिन जो पारंपरिक पंचांग हैं, वो इस संक्रांति को कब दिखा रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। वो दिखा रहे हैं 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को जो क्रांति है वो है 2 अंश 31 कला और 55 विकला। तो अब यहां पर जो
समझदारी की बात है वो ये है कि ये दोनों चीजें आपस में गणितीय रूप से मिल ही नहीं रही हैं। यानी या तो इनकी ये क्रांति गलत है और या इनका ये संक्रांति गलत है। जब हम इस विषय का ठीक ठीक गणितीय विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि 16 सितंबर 24 को जो जो कन्या संक्रांति दिखा रहे हैं, और ये एक पंचांग नहीं, वर्तमान के सारे पंचांग दिखा रहे हैं, वो गलत है। क्यों गलत है? उसका एक मोटा सा सिद्धांत ये है कि जो आश्विन संक्रांति, जो कन्या संक्रांति है, ये शरद ऋतु का मध्य बिंदु होता है। अब एक ऋतु 60 दिन की होती है, तो शरद ऋतु का मध्य बिंदु का अर्थ ये है कि जिस दिन ये शरद दिखाई जा रही है उस दिन से कन्या संक्रांति 30 दिन पहले होनी चाहिए। अब कन्या संक्रांति 22 अगस्त को दिखाई जा रही है हमारे पंचांग में, और शरद का मध्य बिंदु होगा 22 सितंबर को, तो ये लगभग 30 दिन का अंतर आ गया, ये सही है। लेकिन पारंपरिक पंचांग दिखा रहे हैं 16 सितंबर को। अब 16 सितंबर से 23 सितंबर तक का अंतर बना 9 दिन का, तो जो शरद संपात का दिन है, मध्य बिंदु है, वहां से 9 दिन पहले कैसे हो जाएगी कन्या संक्रांति, आश्विन संक्रांति? हो ही नहीं सकती, गलत है। तो अगर गलत है तो ऋतु का नियमन गलत हो गया, और ऋतु का नियमन गलत हो गया तो आपकी मास गणना गलत हो गई। और जब सूर्य मास की गणना आपकी गलत होगी तो सूर्य की स्थिति सबसे पहली, सबसे बड़ी जिम्मेदार गणित है पंचांगों की शुद्धि। वो गलत तो कुछ भी गणित सही हो ही नहीं सकती, निश्चित बात है। क्योंकि जो चांद्रमास हैं वो सौर मासों के ऊपर ही आधारित है, सौर मास संक्रांति पर आधारित है। ये सारा जो संवत्सर है ना, ये संवत्सर एक चक्र, और आप जानते हैं कि संवत्सर को प्रजापतिर्वयी संवत्सरा, प्रजापति का, प्रजा का पालन करने, स्वामी पालन कर रहा है, क्योंकि हमें व्यवस्थित रूप से ऋतुएं दे रहा है, वो ऋतुएं हमें अन्न जल इत्यादि सब कुछ प्रदान कर रही है। तो वो जो ऋतु का क्रम है, उस क्रम को बनाए रखने के लिए आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि संक्रांति आपकी किस ऋतु की कब होनी चाहिए। तो हम आते हैं कि आपकी जो सूर्य संक्रांतियां हैं वो इन कारणों से अशुद्ध हैं। पहली गलती वर्तमान पंचांगों की। अब आइए आप दूसरी गलती पर। दूसरी गलती है जो आपको कुछ व्याख्या दे दी गई है, और वो है कि जो संक्रांति है ये सूर्य की क्रांति से संबंधित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूर्य की क्रांति शून्य हो और आपका बसंत संपात कहीं और हो रहा हो। वो उस दिन होगा जिस दिन की शून्य क्रांति के कारण दिन और रात बराबर हो रही है। इनकी मोटी सी पहचान है। 4 बिंदु हैं क्रांति वृत्त के, एक 2 बिंदु वो हैं जहां दिन और रात बराबर होते हैं, शरद संपात और बसंत संपात, और 2 बिंदु वो हैं जहां एक में दिन सबसे बड़ा होता है, एक में रात्रि सबसे बड़ी होती है। ये दिन बड़ा और रात्रि बड़ा, ये कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बिंदु हैं। तो मकर संक्रांति आप जिस दिन कह रहे हैं उस दिन आप अपने पंचांग में देखिए ना कि वो दिनमान क्या दिखा रखा है। ये दिनमान वगैरह शब्द मैंने सब आपको व्याख्या पहले से दे दी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय दिनमान होता है। आप देखिए उस पंचांग में सूर्योदय क्या लिखा है और सूर्यास्त क्या लिखा है, और उन दोनों के बीच का अंतर करिए, क्या वो अंतर और फिर उसके बाद का अंतर, सूर्यास्त से सूर्योदय का अंतर क्या बराबर आ रहा है? अगर बराबर आ रहा है तो बसंत संपात का दिन हो सकता है या शरद संपात का दिन हो सकता है। अगर वो अंतर, वो दिन का अंतर किसी और दिन आ रहा है तो समझ लीजिए कि पंचांग में उतनी गलती है। तो ये जो विषय है ये है दूसरा बिंदु, वो है क्रांति का बिंदु। अब जो अगला बिंदु है वो पंचांगों में जो गलत है वो ये है कि जब सूर्य की संक्रांति गलत हो जाएगी तो सूर्य की संक्रांति से, जिस दिन सूर्य संक्रांति होती है उस दिन से जो पहला शुक्ल पक्ष होता है वो उस ही संक्रांति के नाम से जाने गए सौर माह के नाम से होता है। यानी चैत्र की संक्रांति जिस दिन होगी, बसंत संपात जिस दिन होगा, वो दिन होगा मधुमास
मधुमास की संक्रांति का, उस दिन के बाद जो पहला जो शुक्ल पक्ष आएगा वो ही चैत्र शुक्ल पक्ष होगा, वो ही मधुमास का शुक्ल पक्ष होगा। यदि आप उसके अतिरिक्त मधुमास कहीं और दिखा रहे हैं तो वो गफलत की बात है, वो मधुमास है नहीं, आपको धोखे में रखा जा रहा है। तो आपको ये जो मास की स्थिति है वो आपके पंचांगों में है ही नहीं। माघ संक्रांति मकर संक्रांति पे ली नहीं जा रही है। जब माघ संक्रांति मकर संक्रांति पे नहीं ली जाएगी तो माघ शुक्ल पक्ष कैसे सही होगा? तो अब अगला बिंदु है जो वो है नक्षत्र विस्तार। नहीं, अभी एक बात और रह गई। अब ये जो चंद्रमास की बात आई, संक्रांति के बाद लिया जाएगा, लेकिन लिया किस क्रम से जाएगा? तो उसको वो कहता है अमांताद अमांतम यावत चांद्रमास। अमांत से जैसे अमावस्या हो जाती है और नया शुक्ल पक्ष होता है, तो वो नया शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल प्रतिपदा हमेशा नए महीने की होती है। और वो नया महीना जो है वो शुक्ल पक्ष 15 के अंक पर पूर्णमासी के दिन पूरा आधा हो जाता है। उसका पूरा यौवन कंप्लीट हो गया चंद्र यात्रा का, मास यात्रा का। और पूर्णमासी के बाद जो प्रतिपदा आई वो उसी महीने की कृष्ण प्रतिपदा होती है, यानी पहले शुक्ल पक्ष होगा और फिर बाद में चंद्र कृष्ण पक्ष होगा। लेकिन आपके पंचांग पहले शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष दिखाते हैं और तब उसके बाद शुक्ल पक्ष दिखाते हैं। बिल्कुल गलत, कहीं से कहीं तक मानने लायक नहीं। और आप हैं, मजबूरी है, क्या करें, उन पंचांगों पर चल रहे हैं। जब शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष का क्रम पंचांग में नहीं है तो वो पंचांग मान्य नहीं है। अब यहां पर एक बात और आती है, आप देखेंगे जो आपके पंचांग है, जो बातें मैं कह रहा हूं उनको बाद में उठा लेना अपने पंचांग और उनको मिला के देख लेना कि उस पंचांग में वर्ष तो शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और 15 दिन के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णमासी आती है चैत्र पूर्णिमा। और चैत्र पूर्णिमा के बाद 15 दिन के बाद जो अगला महीना शुरू होता है वो होता है बैसाख शुक्ल पक्ष का, वो बैसाख कृष्ण पक्ष का। ये क्या बात है भाई? पहला महीना साल का वो 15 ही दिन का क्यों हुआ? उसको महीना क्यों कह रहे हैं आप? और फिर उसकी पूर्णिमा आई नहीं और आपने बैसाख शुरू कर दिया। और बात फिर कि पूर्णिमा को ये भी दिखाते 15 हैं और अमावस को दिखाते 30 हैं, तो फिर मान्यता में पक्षों का क्रम गलत क्यों? विचार करिएगा, बहुत बड़े ध्यानपूर्वक गंभीरतापूर्वक इस सत्य पर विचार कीजिएगा। आइए अब प्रश्न एक और आता है और वो आता है कि हमारे दक्षिण भारत में शुक्ल पक्ष के बाद, गुजरात में दक्षिण भारत के बहुत बड़े इलाके क्षेत्र में वहां शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो पंचांग सही है? तो जी नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि जो पहली शर्त है महीनों को लेने की वो तो सौर संक्रांति है। उनके मासों का क्रम शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष का अवश्य है, किंतु उनके जो वो मास हैं वो सौर संक्रांति की शुद्धता पर आधारित वो भी नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर सारे भारत में पंचांगों का प्रचलन ऋतु से असंबद्ध मास गणनाओं पर चल रहा है। इस जानकारी का आप संज्ञान रखिए। तो ये चंद्र मासों का गलत निर्धारण और फिर पक्षों का क्रम गलत। आपने देखा वेदांग ज्योतिष में भी और बहुत जगह इस पर मैं वेद में स्वयं जब आएगी बात आगे पक्षों की गणना का विषय आपको समझाऊंगा तो आपको वेद मंत्रों को भी दिखाऊंगा कि कौन वेद मंत्र है, किस तरह से हमको इसका चंद्र मासों के बारे में बता रहा है। पहले शुक्ल होगा बाद में कृष्ण पक्ष होगा, ये वेद बता रहा है।
वेद के बाद आपने देखा कि जो पहला ग्रंथ है ज्योतिष का, वेदांग ज्योतिष माघ शुक्ल प्रपन्नस्य कौशिकरण समापिना पंचवर्षीय युग, पंचवर्षीय युगों को उनका जो क्रम है वो कर रहे हैं, वो माघ शुक्ल प्रपन्न है। पौष कृष्ण समानता माघ शुक्ल से शुरू होता है, पौष के कृष्ण पर समाप्त होते हैं। अर्थात वेदांग ज्योतिष भी आपको शुक्ल और कृष्ण के क्रम से महीनों को लेने के लिए कह रहे हैं, चांद्रमासों को, लेकिन आप नहीं ले रहे। अगला क्रम है वर्तमान में जो हमारे पंचांग हैं उनमें जो नक्षत्र व्यवस्था है, अभी एक अगली कमी है कि नक्षत्र वेद में अथर्ववेद के 19वें कांड के 7वें सूक्त में 2 से लेकर 5वें मंत्र तक जो व्यवस्था दी हुई है वो 28 नक्षत्रों की है। और आपको प्रसन्नता होगी ये जान करके कि इस सूक्त का जो देवता है वो भी नक्षत्राणी देवता है, यानी नक्षत्रों की ही बात कर रहा है। अब वहां 28 नक्षत्र दिए हुए और पहला नक्षत्र कृतिका दिया हुआ वेद में। अब वेद जब हमको 28 नक्षत्रों की बात कर रहा है तो हम 27 नक्षत्र क्यों लिए हैं? अब जब मैं आपको नक्षत्रों की आगे चल करके गणित बताऊंगा और आप सीखेंगे समझेंगे तो आपको ये भी बात स्पष्ट आ जाएगी कि ये 27 नक्षत्र क्यों लिए गए हैं और कैसे लिए गए हैं, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। आप मेरे पास जो कुछ भी प्रभु की कृपा से जो भी है वो सब कुछ मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से अगर कुछ लोग भी मेरी बात के ऊपर जागृत हो जाते तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पारितोषिक है, बहुत बड़ा पुरस्कार। अब प्रश्न आया कि 28 नक्षत्र हैं अथर्ववेद में, यही नहीं 19वें ही कांड के 8वें सूक्त के दूसरे मंत्र में अष्टाविंशानि शिवानि सगमानि सह योगम भजन्तु मे योगम प्रपद्ये क्षेमं च प्रपद्ये योगम च नमो अहोरात्राभ्याम अस्तु। वहां अष्टाविंशानि शिवानि सगमानि सह योगम भजन, अष्टाविंशानि 28 सगमानि नक्षत्र, 28 नक्षत्रों की बात की गई है और आपके पंचांगों में 28 नक्षत्रों की बात ही नहीं है। जब देखो 27 नक्षत्रों की बात है। अब और दूसरी बात सुनिए जो कमी है कि उन्होंने सारे नक्षत्र समान ले रखे हैं, यानी कि 360 अंश का वृत्त हुआ और उसमें डिवीजन कर दिया 27 का और जो आया वो एक नक्षत्र का मान लिया। सच्चाई ये है कि एक भी नक्षत्र दूसरे नक्षत्र के समान है ही नहीं। और ये अजीब बात है, क्यों किया हमने ऐसा? क्या बात थी जो हम ऐसा सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं लोगों को? तो सवाल ये है कि त्रुटि आपके पक्ष में नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी गलती पर नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है, जो पता है उस पर आप लोग चल रहे हो। आप लोग बहुत निर्दोष हो, निष्पाप हो, आप बहुत शुद्ध स्वच्छ हो। परंतु हाँ, अब अगर एक व्यक्ति आपको पूरी आत्मीयता से अपनी बात, अपनी साधना कैसे जो उसको प्राप्त हुआ है वो आपके सामने रख रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसका सम्मान करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात को माने, मैं आपको ये कहूंगा कि आप मेरी बातों को परखें, और अगर मैं सही हूं तो क्यों नहीं मानेंगे आप? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना है कि आप बताइए मैं कहां पे गलत हूं। बहुत साफ सी बात है, कोई किसी तरह की लाग लगी। अब देखिए नक्षत्र जो है वो समान ले लिए, वो भी गलत। सारे नक्षत्र असमान हैं, 27 ले लिए, गलत। 28 हैं। और इसके बाद एक व्यवस्था ऐसी बांध दी और उसी पे अपना शास्त्र बखान रहे हैं बड़े बड़े शास्त्र। क्या व्यवस्था बांध दी कि अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु पुष्या श्लेषा मघा, और ये क्रम बना दिया। पहला नक्षत्र अश्वनी, और अश्वनी भरणी और कृतिका
अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, 8 9 चरण मिलकर मेष राशि एक राशि बनती है। तो आपको बताऊं, बिल्कुल गलत। पहली बात तो ये है कि आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अश्विनी ही पहला नक्षत्र है तो वेद में कृतिका क्यों लिखा है? वेद में तो पहला नक्षत्र कृतिका दिया है, जो मैंने अभी आपको 19वें कांड का 7वें सूक्त का जो पहला दूसरा मंत्र है, जहां पे नक्षत्र शुरू किए गए नहीं, ये चीज अगर है तो केवल इस वैदिक पंचांग में है। श्री मोहन कृति आशु पत्रकम जो वैदिक पंचांग है, इसमें हमने दिया हुआ है कौन नक्षत्र, पहला नक्षत्र आप देख रहे हैं यहाँ पूर्वा भाद्रपद है, अश्विनी तो है ही नहीं, यानी मेष राशि का पहला नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है। और तब आगे विस्तार है। अभी पूर्वा भाद्रपद कैसे है, क्या है, इस विषय पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो विषय फिर और बढ़ जाएगा। इसका क्रम जब नक्षत्रों पर आपको गणित समझाई जाएगी, ये सारा विषय आपको गणित से भी स्पष्ट किया जाएगा। तो जब पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है और मेष राशि में आप अश्विनी गिन रहे हैं, किसी की मेष राशि आई तो अब उसी पर आपने वो गुण मिलान भी कर दिया। खैर उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब अगला विषय जो है इतना जरूर कह रहा हूं कि जो राशि है ही नहीं, जिसमें वो नक्षत्र है ही नहीं, उस पर आप सारी आगे प्रक्रिया बना रहे हैं और तमाम काम कर रहे हैं, कैसे सही हो सकता है? तो वर्तमान की जो नक्षत्र गणना है, ये नक्षत्र गणना पंचांगों की गलत है। जिस दिन जो नक्षत्र आप मान लीजिए कि आप संकल्प वाचन कर रहे हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री सुहित 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगी कलि प्रथम चरणे, और फिर आप वो ला रहे हैं जो लग्ने मुहूर्ते और ये सब आप तो वो ला रहे हैं जो पंचांग में बोल रहे हैं। श्रद्धा से बैठे हुए हैं आप, संकल्पबद्ध होकर के भगवान के आराधना में आप अपना यज्ञ कर रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े प्रतिष्ठान में आप बैठे हैं और वहां आप झूठ बोल रहे हैं। ये कितनी बड़ी हास्यास्पद बात कि हाथ में जल चावल लेके श्रद्धा से आप झूठ बोल रहे हैं। महानुभाव, इस झूठ से बाहर आना है। एक एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, और मैं एक एक व्यक्ति से क्यों, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं ये को हम बहुश्याम, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने आपको बताई ये बात, आप और 10 को बताइए ना, 10 100 को बताएं, 100 हजारों को बताएं, हमें सबकी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सब निर्दोष हैं, कोई त्रुटि नहीं है उनकी, कोई गलती नहीं है उनकी। आइए अगली बात जो है, तो हमने आपको जो बताया कि नक्षत्रों का विस्तार वो गलत, और पंचांगों का जो मास गणना वो गलत, और इस प्रकार से दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय का भी पक्ष में ले आया हूं, दोनों ही संक्रांतियों के ऊपर पर गलत हैं। तो इस सारा विषय ये था कि ये जो पंचांग वर्तमान में हैं, ये सारे पंचांग गलत हैं, और ये आपको जो है इन पंचांगों से बाहर आना है, और जो शुद्ध गणित का हिसाब है, वैदिक पंचांग है, उस पर आपको आना है। मैं समझता हूं कि आधा घंटा का जो है कार्य समय हो चुका है। मैं यहाँ पर आपका विषय भी लगभग पूरा हो गया है। अब अगला जो वक्तव्य होगा अगले रविवार का, वो अगले बिंदु का होगा। ये पंचांग आज के अशुद्ध हैं, ये बात बिल्कुल पूरी हुई, और इस विषय पर मैं यहीं पर अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अब आगे आपको जिसको कुछ कहना हो, थोड़ा समय उसके लिए लिया जाएगा, और फिर इसके साथ ही ये सभा संपन्न हो जाएगी। ओम आचार्य जी। जी बोले। आचार्य जी, आपने भी बताया कि वेद में पहला नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र लिया गया है, और जो 37 पेज पे नक्षत्रों का आपने विस्तार दिया है, विवरण दिया है, उसमें हमने पहला नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद लिया है। इसका क्या कारण है जी? आपकी आवाज कट गई है आचार्य जी। इसका कारण ये है कि नक्षत्र, मैंने बताया तो था आपको बीच में
कि नक्षत्रों से राशियों का या राशियों से नक्षत्रों का स्थिर संबंध नहीं है। यही तो बात है जी। आज हम अब ये तो अलग अलग कालों में आप देखेंगे कि तो आपको पता लगेगा कि महाभारत में पहला नक्षत्र कहाँ था, महाभारत काल में, और वैदिक काल में कहाँ था, और किसी और भी आगे पीछे के काल में कहाँ था, ये सब आपको पता लग जाएगा। विषय ये है, ज्ञान ये है कि नक्षत्रों राशियों का यानी 30 अंश की जो राशि है, क्रांति वृत्त का खंड, वो क्रांति वृत्त का खंड जो आसमान में नक्षत्रों का प्रसार है, उनके साथ सदैव के लिए स्थिर संबंध में नहीं है। आज मैं पूर्व भाद्रपद दिखा रहा हूं आपको, आज से 500 साल बाद या 1500 साल बाद, 1000-1500, तो गणित करके देखना पड़ेगा कि कितने समय में आएगा, लेकिन 1000-1500 बाद जो यही पंचांग होगा, यही पंचांग अगर आगे चल रहा होगा, तो इस पंचांग में यहाँ पूर्व भाद्रपद नहीं होगा। आशा है आपको बात समझ आ गई होगी, उत्तर पूरा हुआ। जी, धन्यवाद जी।